एवरीवन, आई वेलकम यू टू आकलन यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें ज़रूर शेयर करें। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। वहाँ से आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल शोन बाय इट्स सिंबल इज जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ बल्ब। निम्नलिखित में से कौन सी धातु का सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने के उपयोग में आता है। तो आपको यहाँ पे एक ऐसी धातु का नाम बताना है जो कि बल्ब के फिलामेंट बनाने के काम आता है। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास है आयरन, गोल्ड, सिल्वर और टंगस्टन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जो कि है टंगस्टन। ठीक है, बल्ब में जो फिलामेंट यूज़ होता है वो जनरली टंगस्टन होता है। ठीक है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है। प्योर टंगस्टन हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। और ये क्यों होता है, टंगस्टन ही यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि जो टंगस्टन होता है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है अराउंड कितना, 3695 केल्विन। ठीक है, और उसका वेपर प्रेशर सबसे कम होता है और ग्रेटेस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है अगर हम सारे मेटल्स से उसका कंपैरिजन करें तो। ठीक है, क्या क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो वेपर प्रेशर और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये सारी प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही टंगस्टन का इस्तेमाल फिलामेंट बनाने में करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हमारे पास है ऑक्सीकरण, अपचयन, विकिरण या फिर ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जो कि है रिडक्शन, अपचयन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपचयन प्रक्रिया या फिर रिडक्शन रिएक्शन। Redox is a type of chemical reaction in which oxidation state of atoms are changed. अब redox reaction क्या होता है? redox प्रक्रिया क्या होता है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही जहाँ पे होंगी तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? redox रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्राई आइस। सूखी बर्फ क्या है? ऑप्शंस हमारे पास है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ठोस जल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जो कि है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ड्राई आइस होता है वो क्या होता है? सॉलिड CO2। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस इज कॉमन नेम फॉर द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको बता दिया है। ठीक है, ड्राई आइस डज नॉट मेल्ट इनटू अ लिक्विड व्हेन हीटेड। अब जो ये सूखी बर्फ़ होती है ना, इसको अगर हम गर्म करते हैं तब भी ये तरल पदार्थ में नहीं कन्वर्ट होती है। इंस्टेड इट चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस। जैसे जनरली होता है, सॉलिड को हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ठोस को अगर हम गर्म करेंगे तो तरल में होगा, ठीक है, और फिर बाद में वो गैस बन जाती है। पर ड्राई आइस के केस में क्या होता है? सॉलिड से सीधा क्या बन जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम इसको हीट करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मेटल इज़ यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन। बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग होता है? जैसे जो गैल्वेनाइजेशन है उसमें कौन सा मेटल यूज़ होगा? ऑप्शंस हमारे पास है जस्ता, तांबा, लोहा या फिर चांदी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जो कि है जस्ता, जिंक। तो गैल्वेनाइजेशन में जिंक का क्या होता है? इस्तेमाल होता है, Zn, है ना। अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील और आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब गैल्वेनाइजेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो भी स्टील होता है या फिर कोई आयरन है तो उसमें जिंक की क्या लगा देते हैं? एक कोटिंग लगा देते हैं, उसी को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन।
ठीक है, उसी को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और ये क्यों करा जाता है? ये रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे रस्टिंग होती है, जंग लग जाते हैं आयरन और स्टील के मटेरियल्स में, तो उस जंग को रोकने के लिए, जंग से बचाने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्मॉग? तो यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है। ऑप्शंस हमारे पास है परिवर्तनशील जैविक यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर क्लोरीन ऑक्साइड। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जो कि है क्लोरीन ऑक्साइड। तो स्मॉग का कंपोनेंट क्लोरीन ऑक्साइड नहीं है। ठीक है, स्मॉग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, है ना, स्मॉग। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है? ये कॉम्बिनेशन है स्मोक और फॉग का। ठीक है, इट इज़ कंपोज्ड मेनली ऑफ ट्रोफॉस्फेरिक ओजोन O3, और मेनली इसमें क्या होता है? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ठीक है, और जो भी जनरली जो डस्ट, पॉलन, ये सब का ये बना होता है आपका स्मॉग। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें ज़रूर शेयर करें। 6th क्वेश्चन है, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैटाइन? निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है? ऑप्शंस हमारे पास है एल्यूमिनियम आयन, कॉपर आयन, सल्फेट आयन या फिर जिंक आयन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जो कि है सल्फेट आयन। तो इनमें से सल्फेट आयन जो है वो धनायन नहीं है। केटाइन्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम मेटल एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो केटाइन्स किससे बन सकते हैं? मेटल एलिमेंट से बन सकते हैं, एज वेल एज फ्रॉम नॉन मेटल एलिमेंट्स। धातु तत्वों के साथ साथ अधातु तत्वों से भी धनायन बनाए जा सकते हैं। तो धातु तत्व और अधातु तत्व दोनों से ही धनायन बन सकते हैं। ठीक है, ये मेन चीज़ हो गई यहाँ पे। फिर क्या है? इफ़ अ मेटल एलिमेंट फॉर्म्स एन आयरन इट ऑलवेज फॉर्म्स केटायन। अगर मेटल एलिमेंट जो है वो कोई आयन बनाएगा तो वो हमेशा ही कैसा होता है? वो हमेशा ही क्या होगा? केटायन होगा। ठीक है, और जैसे अगर नॉन मेटल एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं, वो केटायन और एनायन ये दोनों ही बनाएंगे। अगर हम बात कर रहे हैं मेटल्स की, तो मेटल्स सिर्फ क्या बनाते हैं? केटायन। और अगर हम बात करेंगे नॉन मेटल एलिमेंट्स की, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सिर्फ ये दोनों ही चीज़ें बना सकते हैं, केटायन भी बना सकते हैं और एनायन भी बना सकते हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, रस्टिंग इज, जंग लगना क्या है? ऑप्शंस हमारे पास है विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, ये दो बार है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और सी ऑप्शन है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन या फिर रिडक्शन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जो कि है इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। तो रस्टिंग क्या होता है? विद्युत अपघटन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एलिमेंट। अब देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन में ये होता है कि किसी भी कोई पर्टिकुलर हमारी केमिकल रिएक्शन है, कोई रासायनिक प्रतिक्रिया है, तो उसमें या फिर ऑक्सीजन जोड़ा जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड किया जाता है, या फिर जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव किया जाता है, तो उसको ही हम क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, 8th क्वेश्चन है, द डायमंड अपीयर्स लस्ट्रस बिकॉज ऑफ, हीरा चमकदार दिखाई देता है क्योंकि, अब जो हीरा है वो बहुत ही शाइनी होता है ना, वो क्यों होता है? ऑप्शंस हमारे पास है प्रकाश का हस्तक्षेप, फैलाव, कुल आंतरिक प्रतिबिंब या फिर बिखरने की वजह से। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जो कि है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं कुल आंतरिक प्रतिबिंब के कारण जो हीरा है वो कैसा दिखता है? चमकदार दिखता है। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कन्फर्म वेदर ड्रिंकिंग वाटर कंटेन्स अ गामा एमिटिंग आइसोटोप और नॉट? निम्नलिखित में से किसका उपयोग या पुष्टि करने के लिए किया जाता है कि पीने के पानी में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं है? ऑप्शंस हमारे पास है माइक्रोस्कोप, लेड प्लेट या फिर स्किंटलाइजेशन काउंटर या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जो कि है जगमगाहट
काउंटर। तो जो जगमाहट काउंटर है वो यूज़ किया जाता है टू कंफर्म कि जो ड्रिंकिंग वाटर में गामा एमिटिंग आइसोटोप है या नहीं है। ठीक है, स्किंटिलेशन काउंटर का इस्तेमाल किया जाता है। Scintillation counter is an instrument for detecting ionizing radiation by using the exciting effect of incident radiation। तो जो भी incident radiation आएगा होगा उसी के वजह से हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें वो गामा रेज हैं या नहीं है। ठीक है, जो गामा एमिटिंग आइसोटोप है या नहीं है उसमें हमें पता चल जाएगा। ओके, 10th क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन्स आर यूज टू एसिलरेट। अब जो साइक्लोट्रॉन्स होते हैं उनका उपयोग त्वरण के लिए किया जाता है। ऑप्शंस हमारे पास हैं, किस चीज़ को एसिलरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है ये पूछा है। तो ऑप्शंस हमारे पास है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स या फिर आयन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी जो कि है प्रोटॉन्स। ठीक है, तो जो साइक्लोट्रॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन्स को एसिलरेट करने के काम आते हैं। ठीक है, साइक्लोट्रॉन is a machine used to accelerate charged particles such as alpha particles, neutron, proton। ठीक है, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपको तीन चीज़ें दी हैं, उनको एसिलेट करने के काम आते हैं। ठीक है, और एसिलेट करते हैं बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में, बहुत तेज गति के साथ। ठीक है, 11th क्वेश्चन है इन द सीजन ऑफ समर वी एक्सपीरियंस अ ह्यूमिड हीट व्हेन वेदर। गर्मी के मौसम में हम जब गर्मी का मौसम होता है तब हम मौसम में उमस भरी गर्मी का अनुभव करते हैं। ठीक है, कौन सा ये किस वजह से होता है? ऑप्शंस हमारे पास है गर्मियों की शुरुआत, गर्मियों के बीच या फिर उच्च वाष्पीकरण या फिर अत्यधिक तापमान में। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी जो कि है एक्सट्रीम टेम्परेचर। ये अत्यधिक तापमान की वजह से होता है। In the season of summer when the weather is humid we experience humid heat। गर्मी के मौसम में जब मौसम आर्द्र होता है तो हम उस उमस भरी गर्मी का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। आप हमारा आकलन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाते हैं। 12th क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन द एस ऑर्बिटल एकोमोडेट। तो एस कक्षक कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकता है? ऑप्शंस हमारे पास है 1, 2, 8 या फिर 16। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है 2। 13th क्वेश्चन है द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं वो क्या कहलाती हैं? जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों साथ में हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगी? ठीक है, कौन सी रिएक्शन कहलाएंगी? ये कहलाएंगी रिडॉक्स रिएक्शन। 14th क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, उसमें क्या होता है? ऑप्शंस हमारे पास हैं प्रोटॉन नष्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नष्ट हो जाते हैं, न्यूट्रॉन नष्ट हो जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी जो कि है इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन नष्ट हो जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। 15th क्वेश्चन है विच एलिमेंट हेल्प्स जेम्स चैडविक टू डिस्कवर न्यूट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास हैं साकरिन, सुक्रेलोज, एस्पार्टेम, एलिटेम। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी जो कि है एलिटेम। ठीक है, तो एलिटेम एक ऐसा एलिमेंट है जिसने जेम्स चैडविक को हेल्प की टू डिस्कवर दी न्यूट्रॉन। 16th क्वेश्चन है इफ़ द मास ऑफ एन एटम इज़ 37। हमें किसी भी एटम का जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा है? 37 और एटॉमिक नंबर दे रखा है 17। ठीक है, देन व्हाट शैल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन इट। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा मास नंबर कितना था? 37। ठीक है, और मास नंबर 37 था और एटॉमिक नंबर 37 और एटॉमिक नंबर है
17, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे, ठीक है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स के लिए हम क्या करेंगे कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। जैसे कि 37 माइनस 17 करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। 20 न्यूट्रॉन्स और 17 प्रोटॉन्स। 17th क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैज़ only K and L shell and both are full with electrons as per their capacity. What is its atomic number? तो कोई एलिमेंट है उसके पास खाली K और L शेल है एंड बोथ आर फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो दोनों ही क्या है? इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं, ठीक है। एज पर देयर कैपेसिटी, उनकी पूरी कैपेसिटी के साथ भरे हुए हैं। अब आपको यहाँ पे उस एलिमेंट का क्या बताना है? एटॉमिक नंबर बताना है। ऑप्शंस हैं 8, 10, 12 या फिर 14। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है 10, ठीक है। 18th क्वेश्चन है, अ ब्रेक effluence occurs when nitric acid is added to egg shell. This is because egg shell comprises, जब अंडे के खोल में नाइट्रिक एसिड मिलाया जाता है तो एक तेज बुदबुदाहट होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंडे के छिलके में डैश शामिल होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे एग शेल है उसमें हम क्या मिला रहे हैं? नाइट्रिक एसिड मिला रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो ब्रिक्स इफोवेंस अकर होती है, ठीक है। और ये क्यों होता है? आपसे पूछा गया है कि एग शेल में ऐसा क्या है कि ये वाली रिएक्शन हो रही है। ऑप्शन हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। एग शेल में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। एगशेल कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट, और जब इसमें हम नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? ब्रिस्क इफोवेंस। 19th क्वेश्चन है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स मिल्क टेस्ट सार व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर सम टाइम। निम्नलिखित में से किस अम्ल के कारण दूध को कुछ देर तक खुले में रखने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है? ऑप्शन हमारे पास है लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर कार्बोनिक एसिड। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है लैक्टिक एसिड। तो जो दूध है वो कुछ देर अगर हम उसे खुले में रखते हैं तो कैसा हो जाता है? खट्टा हो जाता है टेस्ट में, और वो किस अम्ल के कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्फा पार्टिकल विच इज एमिटेड इन रेडियो एक्टिविटी। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्फा कण है जो रेडियो एक्टिविटी में एमिट होता है, ठीक है, इवॉल्व होता है। ऑप्शन हमारे पास है हीलियम परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, ड्यूटेरियम परमाणु या फिर लिथियम परमाणु। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है हीलियम एटम। तो जो ऐसा अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम एटम जो है एक ऐसा अल्फा पार्टिकल है जो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? एमिट होता है। 21st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो जो हमें निम्नलिखित दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसमें से स्टेनलेस स्टील का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट नहीं है? ऑप्शन हमारे पास है एल्यूमिनियम, लोहा, क्रोमियम या फिर कार्बन। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जो कि है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो है वो स्टेनलेस स्टील का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट नहीं है। अब ये देख लेते हैं कि जो स्टेनलेस स्टील है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन से हैं? मेन आयरन होता है, ठीक है, क्रोमियम है, निकल है और क्या है? कार्बन, ठीक है। 22nd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट यूजुअली इन विटामिन सी टैबलेट्स। निम्न में से कौन सा अम्ल आमतौर पर विटामिन सी की गोलियों में मौजूद रहता है? एंटासिड, एस्कॉर्बिक एसिड, बोरिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि है एस्कॉर्बिक एसिड। तो जो विटामिन सी की टैबलेट्स होती हैं जनरली उसमें कौन सा एसिड होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। 23rd क्वेश्चन है, व्हाट कन्वर्जन ऑफ स्टेट हैपन्स ड्यूरिंग सब्लिमेशन। जैसे आपने बहुत सारी ऐसी प्रोसेस पढ़ी होंगी, जैसे इवेपोरेशन, है ना। इवेपोरेशन में क्या होता है? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो सब्लिमेशन है
वो कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में कन्वर्ट होने की प्रोसेस है। ऑप्शन हमारे पास हैं ठोस से गैसीय, तरल से ठोस, गैसीय से ठोस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जो कि है सॉलिड टू गैस। तो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना, ये वाली जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन इन फिजिक्स, कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ठीक है, ये आपको बताया है कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने को क्या बोलेंगे हम, सब्लिमेशन बोल देंगे। 24th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है, गुआवा, अनानास, संतरा या फिर टमाटर। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज क्या है, रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। सिट्रस फ्रूट्स, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, सिट्रस फ्रूट्स ये जनरली जैसे ऑरेंज हो गया, ऑरेंजेस, लेमन्स, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं और ये रिच सोर्स होते हैं किसके, विटामिन सी के। ठीक है, विटामिन सी का और दूसरा नेम कौन सा है, एस्कॉर्बिक एसिड है, और वो कैसा विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, जैसे विटामिन दो टाइप के होते हैं ना, एक फैट सॉल्युबल होता है और एक वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों ही कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। 25th क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने आवर्त और समूह हैं। ऑप्शन हमारे पास हैं 18 ग्रुप 7 पीरियड्स, 16 ग्रुप 18 पीरियड्स, 7 ग्रुप 18 पीरियड्स, या फिर 14 ग्रुप्स 8 पीरियड्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। ठीक है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कंपोजिशन है, उसमें 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज आवर वीडियो फॉर टुडे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। आप गूगल प्ले से आकलन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।